Hi everyone, welcome you all on my YouTube channel Commerce with Artist Guinea. So this video is about certified copy of direct and indirect taxation June 2024 paper number 7. Okay, let's start with my answer sheet. As you can see, I have scored 24 marks in MCQs only out of 30. तो आई थिंक आप लोग समझ सकते हो कि MCQs कितने ज़्यादा स्कोरिंग है. तो प्लीज़ 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 आप MCQs अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं एज वेल एज क्वेश्चंस टू. बट मुझे एज सच यहाँ पे दिख नहीं रहा कि मुझे MCQs के अलावा कहीं और भी अच्छे मार्क्स मिले हैं. नो वे. ओके, सो सबसे पहले मैंने 7th का ए अटैम्प्ट किया है. GST पार्ट मैंने पहले अटैम्प्ट किया है. सो इस क्वेश्चन में जो भी है, मैंने इससे पहले प्रोविज़न लिखा है. इस क्वेश्चन में प्रोविज़न ऑफ GST लॉ में ये पूछा है कि हाँ, ये क्वेश्चन कंपोजिशन स्कीम का था. सो यस, सबसे पहले मैंने कंपोजिशन स्कीम डेफिनेशन लिखी है कंपोजिशन स्कीम की. फिर वो कौन कौन सी स्टेट्स में एप्लीकेबल है ये लिखा है, और कि कौन कौन सी स्टेट्स में उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना जाता है. ओके, देन आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. सबसे पहले मैंने प्रोविज़न लिखा है, तो उसी में मुझे 2 मार्क्स मिले हैं. इन प्रोविज़न ओनली आई गॉट 2 मार्क्स. एज यू कैन सी, examiner have given me 2 marks in for only writing the provision. Then I started attempting the question from first part कि that is Mrs. Pooja eligible to opt. ये क्वेश्चन 7 नंबर का है एंड इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे हुए हैं. तो सबसे पहले मैंने इन द गिवन सर्कमस्टांस जो कुछ भी है मैंने लाइक यहाँ पे भी दोबारा प्रोविज़न मेंशन किया है और उसके बाद मैंने आंसर दिया है मिसेस पूजा इज़ नॉट एलिजिबल. तो एक तो रीज़न दिया है इसमें, और दूसरा ये बताया है कि शी इज़ नॉट एलिजिबल. और यहाँ पे भी मैंने अलग से दिया है कि हाँ, उसको ब्रीफ किया है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको पेपर में मार्क्स फैच करने हैं. ठीक है, मुझे 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं इसके लिए. वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर मिसेस पूजा टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, तो ये भी नो मैंने आंसर भी लिखा है और क्यों लिखा है वो रीज़न भी दिया है. इफ़ मिसेस पूजा, तो इसके बाद मेरा आंसर गलत हो गया. सो आई गॉट 4.5 मार्क्स. नेक्स्ट आई अटेम्प्टेड 8th का ए पार्ट. सो 8th का ए इज़ दिस. आई डोंट नो वाई आई डिडंट. प्लीज़ 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 आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि एक एक मार्क्स करके ही आप 39 प्लस मतलब 40 मार्क्स हो सकते हैं, और आपकी 59 से आपके मार्क्स 60 हो सकते हैं. एक मार्क्स का ही इतना फ़र्क पड़ जाता. सो नाउ मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट किया है. इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है. सो 8th का ए में यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोविज़न लिखा है, पर इन्होंने मेरा प्रोविज़न गलत बताया है कि मैंने प्रोविज़न ही गलत लिखा है. उसके बाद मैंने फर्स्ट के ए में भी, बट इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मुझे हाफ मार्क्स मिले हैं. इन द गिवन केस ए सप्लाइंग जो कुछ भी है इस क्वेश्चन में मुझे 3.5 मार्क्स मिले हैं. बट इसमें आई डोंट नो मेरा प्रोविज़न कैसे गलत है. इफ़ अ पर्सन अप्लाई गुड्स ऑफ, ओके लेट्स लीव इट. बट आई गॉट 3.5 मार्क्स. ओके, सो 8th के बी मैंने अटैम्प्ट किया है. जहाँ तक मुझे याद है कि इस क्वेश्चन में मेरे से ये डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन बॉम्बे, इसको ऐड नहीं करना था, बट मैंने ऐड कर दिया था. इसको हम कंसीडर नहीं करते. तो इस क्वेश्चन की वजह से ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, और मैं सोच के गई थी कि मेरे को GST पार्ट में, क्योंकि मेरा DT पार्ट काफ़ी वीक था, तो मुझे GST पार्ट में ही मार्क्स लेके आने थे. बट इन एग्ज़ाम आई डिड दिस मिस्टेक. सो उस वजह से मेरा ये सारा क्वेश्चन गलत हो गया, और मुझे 3.5 मार्क्स मिले हैं इसमें भी. अदरवाइज़ क्वेश्चन सही था. DT में आप IDT में आप ऐसे प्रोविजंस अगर आप इन पॉइंट्स को साथ में इलेबोरेट करके लिख देते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि एग्ज़ामिनर को लगता है कि हाँ इनको कुछ आता है. आप रीज़न दे सकते हो आपने कंसीडर किया है नहीं कंसीडर किया. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो उस MCQs मैंने GST पार्ट के बाद में किए हैं. एज यू कैन सी, I got 24 marks in MCQ part. I got 24 marks in MCQ part. Okay, next
सेक्शन मैंने अटैम्प्ट किया है डी टी पार्ट में मैंने सेकंड का ए सबसे पहले अटैम्प्ट किया। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, बट मेरा डी इतना अच्छा भी नहीं था और मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे प्रोविज़न लिखी है डी की कि 300 डेज़ और जो भी है 182 डेज़ से ज़्यादा के लिए ही आर रेजिडेंट माना जाता है। तो मुझे इसमें 1 नंबर मिला है। उसके बाद मैंने आंसर यहाँ पे गलत किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे अजम्पशन ले ली थी कि हाँ अगर वो R+NOR है तो क्या आंसर है वो मैंने ऊपर लिख दिया। अगर वो R+OR वाली कंडीशन में आता है तो मैंने ये लिखा, पर एग्जामिनर ने बहुत ही क्लियरली लिखा है ही हैज़ रिटन बिलो द आंसर ऑन assumption बी कंक्लूडेड हैंस नो मार्क्स गिवन। सो सेकंड का बी ये सैलरी हेड का क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का था एंड आई गॉट 4.5 मार्क्स। एज यू कैन सी स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिले हुए हैं। एट ईच स्टेप आई गॉट मार्क्स हाफ देन हाफ। जिस क्वेश्चन में साथ में वर्किंग नोट होता है, जिस क्वेश्चन में साथ में कैलकुलेशन होती है, उसके भी अलग से हाफ मार्क्स मिले हुए हैं। सो इट्स बेटर कि आप अलग से दिखाओ। नेक्स्ट आई अटेम्प्टेड थर्ड का ए पार्ट वॉज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो मैंने पेपर में कुछ अलग से नहीं किया हुआ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले हुए और मतलब इतने अच्छे तरीके से पेपर नहीं अटैम्प्ट किया हुआ जितने अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल लेवल पे एक बच्चे को अटैम्प्ट करना चाहिए। Only because of MCQs I got 47 marks. According to me these marks are not worth it because in question part I have not attempted the questions like basic questions. I'm not able to attempt basic questions, even the basic questions which every student have to attempt. So आप देख सकते हो कि MCQs कितना रोल प्ले करते हैं एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा ही सिलेबस कवर करना है। आप कुछ चैप्टर्स छोड़ भी सकते हो। वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बट लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो सारा सिलेबस नहीं कर पाते तो फिर वो उम्मीद ही छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए किसी को भी। अब एग्ज़ाम दो, पूरी झील के साथ दो, कभी कुछ नहीं पता होता किस्मत का, कब आपकी किस्मत चमक जाए। और आप देख सकते हो MCQs में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए। ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि MCQs कैसे आ रहे हैं। यस नाउ ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि आप कैसे चैप्टर्स छोड़ सकते हो, अगर आप नहीं इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर ऑल द syllabus for all the subjects, you can tell me in comment section. I will definitely prepare the video for you so that you can leave those chapters, or how you have to decide that you can leave this chapter or not, or that chapter is must you should do. Okay, thank you so much. If you are watching this video till here, then I am very thankful to you. Okay, under house property more than 2 मैंने इसमें वैसे ही निकाला है, तो मुझे प्रोविज़न शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं आते थे, बट एज यू कैन सी स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिले हैं। ठीक है, स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिले हैं। एज्यूमिंग एज सारा गलत किया हुआ है मैंने क्वेश्चन, विच इज़ अ वेरी शेमफुल पार्ट, बट मुझे इस क्वेश्चन में 3.5 मार्क्स मिले हैं ओनली बिकॉज ऑफ मुझे इस क्वेश्चन में 3.5 मार्क्स मिले हैं ओनली बिकॉज ऑफ स्टेप मार्किंग। आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स इन योर एग्जाम्स। थर्ड का बी पार्ट आई गॉट 0 मार्क्स। मुझे नहीं आता था ये PGPP वाला जो कुछ भी पूछा है इन्होंने, बट आई ट्राइड कि मैं इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अटैम्प्ट कर पाऊँ, बट मैं नहीं कर पाई। सो इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th का ए। मैंने 4th क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट किया शायद। यस, 5th का ए पार्ट मिस्टर अनुप्रीत और जो भी है, ये टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही थी कि मैं इसको नहीं अटैम्प्ट करती हूँ, बट देन आई थॉट ऑफ स्टेप मार्किंग एंड मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया कि कैसे भी करके मुझे मार्क्स मिल जाएँ,
क्योंकि मुझे इस पेपर में ऐसे लग रहा था कि शायद इस पेपर की वजह से मैं सारे पेपर्स में पीछे, मतलब मेरा एग्रीगेट नहीं बनेगा, या मेरे इस पेपर में 39 रह जाएंगे, 38 रह जाएंगे, 35 रह जाएंगे। मुझे 40 मार्क्स की भी इस पेपर में उम्मीद नहीं थी। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनुप्रीत। सो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन का दिया है, तो विच इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि इस क्वेश्चन में आई थिंक मुझे नहीं आता बट मैंने गलत किया है, ठीक है। इनकम हेड जो भी है पीजीबीपी में मुझे यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल गया, फिर मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया सेट ऑफ वाले पॉइंट को, अगेन मुझे यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल गया। और फिर मैंने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड, आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन पूरा गलत किया है, बट मैंने वर्किंग नोट्स दिए हैं, जिस वजह से मुझे सिर्फ वर्किंग नोट्स में ही 1.5 मार्क्स मिला है। आप देख सकते हो कि सिर्फ वर्किंग नोट्स में ही मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं, और क्वेश्चन में तो आई गॉट ओनली हाफ मार्क्स। सो इन टोटल आई गॉट 5th का ए पार्ट में सेकेंड 2 मार्क्स, ठीक है जी। सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज 5th का बी पार्ट आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में मुझे 0 मार्क्स मिले हैं। मुझे नहीं आता था डीटी में, मैंने कुछ चैप्टर्स अच्छे से नहीं किए हुए थे, और मैं पेपर से एक दिन पहले भी रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी कि मैंने घर जाते ही पहले जीएसटी शुरू किया, और मैं रात के 12-1-2 बजे तक सिर्फ जीएसटी ही करती रही। और जीएसटी में भी जो क्वेश्चंस मैंने सोचे थे जिन चैप्टर्स में से, उन चैप्टर्स में से वो क्वेश्चन नहीं आए, तो मुझे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। बट फिर भी मैंने पेपर में जैसे भी किया कि मुझे शायद मार्क्स मिल जाएँ कहीं ना कहीं से, आई ट्राई टू अटेम्प्ट। सो I will say again and again this thing, please don't leave any question if you think you can touch that question. If you just थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन का आता है, आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी आता है, please attempt that question. Don't leave any question. Give your 100%. Don't give up. Don't give up before 5 p.m. If there is gain on sale of agriculture, okay. So next I attempted 4th का A part. Yes. 4th का A part. This question was of capital gains. Yes. फेयर वैल्यू कंसिडरेशन माइनस, एज यू कैन सी यहाँ पर भी मुझे स्टेप मार्किंग मिली है, तो स्टेप मार्किंग में ही मार्क्स मिले हैं, अदरवाइज मेरा सारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 4th का बी पार्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हेयर ऑल्सो आई गॉट स्टेप मार्किंग, एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये गलत किया है, तो मुझे यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले हैं, हाफ मार्क्स। टिल टोटल आई गॉट 1.5। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं अलग से बता सकती कि मैंने MCQs कैसे किए थे। मैं MCQs के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था, सो आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर MCQs, बट आई थिंक दिस वॉज माई लक दैट ओनली द बेसिक क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द MCQs. Yes. Thank you so much everyone for watching this video. I would love to hear your thoughts, so please drop our reviews and feedback in the comment section. Your inputs and reviews will really help me to improve and create a better content for you. Thank you so much everyone.